नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल सबके। आ जाओ फटाफट लाइव। शुरू करें हम लोग हमारा आज का काम। ठीक है, लॉ ऑफ मोशन की शुरुआत करें। ठीक है, लॉ ऑफ मोशन पढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में थोड़ी और जानकारी हम आपको दे देंगे, ताकि लॉ ऑफ मोशन को पढ़ने के लिए परफेक्टली आप लोग तैयार हो सकें। लॉ ऑफ मोशन समझने के लिए आप लोग परफेक्टली तैयार हो पाएँ। ठीक है, तो इन सब की बातें करेंगे धीरे धीरे। तो हेडिंग दे लीजिए फटाफट से। मैं आपको बता दूं, एक्चुअली जो लास्ट यूनिट थी, यूनिट नंबर थर्ड फोर्थ, मोशन इन टू डायमेंशन, उसमें एक टॉपिक है वो गाड़ी को मुड़ना, वो सब वाला। और वो तब समझ में आएगा जब तो आप लोग फ्रिक्शन पढ़ लोगे। तो फ्रिक्शन एक अलग यूनिट है। मुझे लगा था शायद फ्रिक्शन इसी यूनिट में होगा, बट नहीं, फ्रिक्शन की एक अलग यूनिट है। तो फ्रिक्शन वाली जो यूनिट है उसी के साथ में वो गाड़ी में मोड़ और वो सब पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, नहीं कल वाली स्लाइड तो नहीं है, क्यों, वो तो डिलीट कर दी मैंने। सौरभ, उसमें रिकॉर्डिंग में आई होगी ना बेटा, कल वाली स्लाइड्स। रिकॉर्डिंग में दिक्कत है क्या कोई? है? तुमने रिकॉर्डिंग नहीं देखी क्या? हेलो? हाँ सौरभ बोलो। रिकॉर्डिंग में आ गई होगी बेटा, क्योंकि मैंने कल की स्लाइड्स तो डिलीट कर दी। मेरे पास कल वाली स्लाइड्स सेव नहीं है। कर लेना, मैंने यूट्यूब पर भी डाल दी रिकॉर्डिंग्स। तुम चाहो तो यूट्यूब पे देख सकते हो, तुम चाहो तो एप्लीकेशन के ऊपर भी देख सकते हो। दोनों जगह रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि यूनिट जो लास्ट यूनिट है, मुझे लगा था कि फ्रिक्शन और जो अम, मोड़ वगैरह वाले जो थे ना, सड़क में मुड़ा वो सब चीज़ें जो है वो उसमें मिल जाता यूनिट नंबर फोर्थ में, बट नहीं। देखो वो सड़क में मोड़ जो है ना, बेंडिंग ऑफ रोड, बेंडिंग इन रोड, तो बेंडिंग वाला जो टॉपिक है वो तभी समझ में आएगा जब आप फ्रिक्शन समझ पाओगे। और फ्रिक्शन एक अलग यूनिट है, इसलिए वो हम तब पढ़ेंगे जब हम लॉ ऑफ मोशन कंप्लीट कर लेंगे। तो लॉ ऑफ मोशन के बाद हम लोग फ्रिक्शन की बातें करेंगे। फ्रिक्शन के अंदर वो सब चीज़ें आ जाएगी। तो यूनिट नंबर फोर्थ आपकी कंप्लीट हो गई। अब मैं कोशिश करूंगा आप लोगों से, एक गुजारिश करूंगा कि जल्द से जल्द क्वेश्चंस को करने का ट्राई करें जो है। नहीं नहीं, जरूरत नहीं है सौरभ, तुम्हें पेज खाली रखने की कोई नीड नहीं है बेटा। तुम चलने दो। मैं उस टॉपिक को फ्रिक्शन वाली यूनिट में पढ़ाऊंगा। मैं उस टॉपिक को फ्रिक्शन वाली यूनिट में पढ़ाऊंगा। तो उसी समय वो लिख लेना, क्योंकि उस टॉपिक में फ्रिक्शन आता है ना। तो हम फ्रिक्शन समझेंगे तभी समझ में आएगा, वो घर्षण के बारे में बातें करेंगे तब करेंगे उसको ना। तुम लगातार चलने दो अपना, कोई पेज वेज मत छोड़ो। यूनिट नंबर फिफ्थ की बात करेंगे आज, लॉ ऑफ मोशन की बात करेंगे आज। गति के नियम। लिखो, यूनिट फिफ्थ, यूनिट फिफ्थ, लॉ ऑफ मोशंस, गति के नियम। लॉ ऑफ मोशन, गति के नियम। अब गति के नियम पढ़ने के लिए हमें एक बहुत बढ़िया चीज़ है वो समझनी पड़ेगी, उसका नाम है निर्देश तंत्र, कोऑर्डिनेट सिस्टम। निर्देश तंत्र होता क्या है, पहले इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लीजिए आप लोग। निर्देश तंत्र, कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, निर्देश तंत्र क्या होता है? देखो, निर्देश तंत्र मतलब होता है जहां खड़े होके आप चीज़ों को एनालिसिस करते हो, जहां खड़े होके हमें चीज़ों
या कण या वस्तु की गति का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन मतलब स्टडी। तो ऐसा तंत्र जिसके सापेक्ष किसी कण या वस्तु की गति को व्यक्त किया जाता है निर्देश तंत्र कहलाता है। ठीक है। बेसिकली निर्देश तंत्र दो प्रकार के होते हैं, एक जड़त्वीय और एक अजड़त्वीय, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात हम लोग कर रहे हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब जहां खड़े होकर आप लोग चीजों को ऑब्जर्व करते हो, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। जैसे आप लोगों ने बचपन में सुना होगा, हम बोलते थे ना, देखने का नजरिया। हर इंसान के देखने का एक अलग नजरिया होता है बेटा। ठीक है। वस्तु हमको कैसी दिखती है वो निर्भर करता है हमारे नजरिए के ऊपर, कि हम वस्तु को कैसा देखना चाहते हैं या फिर हम क्या देख पा रहे हैं। ठीक है ना। उसी को बोलते हैं क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरह के होते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बेसिकली हम जो बातें करेंगे, लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के जो लॉ ऑफ मोशन होते हैं वो सारे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में काम करते हैं। अब ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, वो हम आज समझेंगे। हम लॉ ऑफ मोशन नहीं पढ़ेंगे आज, हम केवल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में ही स्टडी करेंगे आज के दिन। क्योंकि क्योंकि लॉ ऑफ मोशन जो होते हैं वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही काम करते हैं, और आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है, और उसमें भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। और नई बात, तो पहले इनर्शियल की बात करेंगे, फिर नॉन इनर्शियल की बात करेंगे। इनर्शियल और नॉन इनर्शियल क्या होते हैं वो समझेंगे। इसी के साथ आप लोग इसकी डेफिनेशन लिखो, निर्देश तंत्र या फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। एक ऐसा तंत्र या निकाय, एक ऐसा तंत्र या निकाय, एक ऐसा तंत्र या निकाय जिसके सापेक्ष किसी कण या वस्तु की गति को व्यक्त किया जाता है, जिसके सापेक्ष जिसके सापेक्ष किसी कण या वस्तु की जिसके सापेक्ष किसी कण या वस्तु की गति को व्यक्त किया जाता है निर्देश तंत्र कहलाता है। जिसके सापेक्ष किसी कण या वस्तु की गति को व्यक्त किया जाता है निर्देश तंत्र कहलाता है। निर्देश तंत्र दो प्रकार के होते हैं, लिखो, निर्देश तंत्र दो प्रकार के होते हैं। पहला लिखो जड़त्वीय निर्देश तंत्र। दूसरा लिखो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। देखो, जड़त्वीय और अजड़त्वीय ऐसे कॉलम बना लो, मैं आपको दोनों में अंतर लिखाऊंगा। सबसे पहले जड़त्वीय की बात करते हैं। जड़त्वीय मतलब जो जड़ता के नियम का पालन करता है। थोड़ा समझना इस चीज को, जो जड़ता के नियम का पालन करता है वो जड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है। थोड़ा समझाता हूँ इसके बारे में। जड़त्वीय निर्देश तंत्र मतलब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है इसमें जड़ता के नियम का पालन, ठीक है ना, समझना दीजिए। इसका मतलब अगर आपने कोई
बाहरी बल जीरो कर दिया, एकदम वस्तु स्थिर अवस्था में खड़ी है। हाँ हाँ हाँ, अत्वरित निर्देश तंत्र बोलते हैं। एक्सेलरेशन जीरो होता है बेटा इसमें, समझाते हैं। सोनिया तुम उल्टा बोल रही हो, जड़त्व में एक्सेलरेशन जीरो होता है। सुनो, जैसे कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है, आपने उसको छेड़ा नहीं, परफेक्ट रखी हुई है एकदम मस्त एकदम, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम क्या है कि वो स्थिर रहेगी, और अगर वो चल रही है किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से, बाहरी बल नहीं लगाना आपको, बाहरी बल नहीं लगाना। कोई वस्तु अगर अपनी कांस्टेंट स्पीड पर जा रही है और बाहरी बल हमने नहीं लगाया है, तो वो अपनी कांस्टेंट स्पीड से जाती रहेगी। इसका मतलब उसकी वेलोसिटी, उसका वेग नियत रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और जब अगर वेग नियत रहता है, उस स्थिति में उस पर त्वरण जीरो होता है। इसीलिए इसको अत्वरित निर्देश तंत्र कहते हैं। जबकि जड़त्व में क्या होता है, आप बाहरी बल जो है ना, क्या होता है इसमें लगता है, तो इसमें वस्तु का वेग नियत नहीं रहता, इसमें वस्तु का वेग परिवर्तित हो जाता है, और परिवर्तित हो जाने से उसके एक्सेलरेशन में जीरो नहीं होता, वो मतलब त्वरित मोशन होती है। वहां पर त्वरण का मान जीरो नहीं होता, एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता अजड़त्व निर्देश तंत्र में, ठीक है। मेनली मेनली स्यूडो फोर्सेस काम करते हैं अजड़त्व निर्देश। स्यूडो फोर्सेस मतलब समझ गए ना आप लोग, ऐसे याद रखो, आभासी बल। अब आभासी बल जैसे मैंने आपको लास्ट वाली में बताया था, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस के बारे में बताया था मैंने, ठीक है ना। तो जो भी वस्तु घूमती है ना, घूर्णी निर्देश, जैसे अर्थ हुई, तो अर्थ के अंदर अजड़ता पाई जाती है क्योंकि वो घूमती है। तो अर्थ एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है, अजड़त्व निर्देश तंत्र है। तो बेसिकली सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस आ गए ना वहां पे, तो वो स्यूडो फोर्सेस हैं। तो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, हम नहीं लगा रहे बाहर से फोर्सेस, उसके बावजूद भी अपने आप फोर्सेस लग रहे हैं, और उसी वजह से एक्सेलरेशन आ रहा है। बिना हमारे द्वारा लगाए गए फोर्स से वस्तु के अंदर अपने आप त्वरण आ रहा है, और त्वरण आ रहा है इसका मतलब ये त्वरित निर्देश तंत्र है। तो ऐसी वस्तुएं जो घूर्णी, मतलब ऐसे निर्देश तंत्र जो घूमते हैं, घूर्णी निर्देश तंत्र होते हैं, जिनमें सूडो फोर्सेस काम करते हैं, अपने आप फोर्सेस लगते हैं, अपने आप बल लगने लग जाते हैं और त्वरण उत्पन्न होता है, उन्हें हम बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे अर्थ की मोशन, जैसे लिफ्ट का मोशन, लिफ्ट में भी ऐसा ही होता है, अपने आप एक बल लगता है। आपको लगता है ना, आप जब लिफ्ट में ऊपर जाते हो तो भारी लगता है, नीचे तो हल्का। तो क्यों लगता है हल्का भारी, जबकि वो तो हमारा भार तो फिक्स है। तो वो अजड़त्वता के कारण लगता है, वो अर्थ की वजह से ही लगता है, ठीक है, उसके नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वजह से ही लगता है। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन के लोग काम नहीं करते हैं, मेनली सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या बात बोलता है कि F इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी। समझ में आ रही बात। तो अब अगर मान लीजिए आपका वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो क्या फोर्स जीरो हो जाएगा? मोमेंटम अगर कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मोमेंटम कांस्टेंट है तो dp अपॉन dt जीरो होना चाहिए, इसका मतलब f जीरो होना चाहिए, बट नहीं होता। वेलोसिटी कांस्टेंट होने के बावजूद भी, dp अपॉन dt बराबर जीरो होने के बावजूद भी f इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है ना। क्योंकि वहाँ स्यूडो फोर्सेस काम करते हैं, वहाँ पे आभासी बल काम करते हैं, तो वो फोर्स को जीरो होने ही नहीं देते। इस वजह से अजड़त्व निर्देश तंत्र को त्वरित निर्देश तंत्र भी कहते हैं, और ये घूर्णी निर्देश तंत्र के नाम से भी जानते हैं। समझ में आई बात? अरे सोनिया, मैं ये कह रहा हूँ कि अजड़त्व निर्देश तंत्र में तीन बातें मेन है। एक तो ये त्वरित होता है क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता। दूसरा घूर्णी निर्देश तंत्र होता है क्योंकि ये घूमता है, घूमने से स्यूडो फोर्सेस काम करते हैं। स्यूडो फोर्सेस काम करते हैं इसलिए जब हम लोग वेलोसिटी को कांस्टेंट रखते हैं, dp अपॉन dt जीरो होता है, उसके बावजूद भी f जीरो नहीं होता। जबकि न्यूटन का द्वितीय नियम ये बात बोलता है कि अगर dp अपॉन dt जीरो है तो f को जीरो होना पड़ेगा, f बराबर dp अपॉन dt होता है, बट नहीं होता। सबसे बड़ी बात तो ये है ना। तो क्यों नहीं होता? क्योंकि वहां पर स्यूडो फोर्सेस काम करते तो वो बल को जीरो नहीं होने देते, एफ बराबर जीरो नहीं होने देते वो।
तो इस स्थिति में वो घूर्णी निर्देश तंत्र होता है, न्यूटन के द्वितीय नियम का पालन नहीं करता है, उसमें त्वरण होता है। जैसे बस में धक्का लगता है ना एकदम से, कि चलते चलते आप कांस्टेंट स्पीड चल रहे हो, एकदम से धक्का लग जाएगा, ट्रेन में धक्का लग जाएगा, तो एक्स्ट्रा बल आ जाते हैं वहाँ पे, एक्स्ट्रा फोर्सेस आ जाते हैं अर्थ की मोशन की वजह से। और रॉकेट की मोशन में भी कभी कभार शायद होता है रॉकेट में भी, हाँ लिफ्ट में तो होता ही है, खैर ऐसा कुछ होता है। तो ये हमारे पास हो गया, ठीक है। हाँ, पर एक लाइन और है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में न्यूटन का तृतीय नियम लागू हो सकता है किसी किसी स्थिति में, यदि छदम बल, छदम मतलब कि सूडो फोर्सेस, छदम मतलब आभासी बल, छदम बल होते हैं, यदि छदम बल को काम में लिया जाए, तो अगर आपको छदम बल के बारे में पता है, तो फिर आपको फोर्सेस की जानकारी है, तो आपको पता लग जाएगा ना फोर्स कौन से लग रहे हैं। तो अगर आपको पता है कि फोर्स कौन सा लग रहा है, तो आप बिल्कुल न्यूटन के नियम लगा सकते हो, ये आपको फोर्सेस पता है, तो उसमें तृतीय नियम तो काम कर सकता है। तो लिखो इसके बारे में, इसमें लिखते हैं हम लोग के क्या अंतर है इन दोनों में। तो ये लिखो, नंबर पहला अंतर तो क्या है, ये अत्वरित निर्देश तंत्र होता है, तो लिखो अत्वरित निर्देश तंत्र, जबकि यहाँ पर त्वरित निर्देश तंत्र हो जाएगा। त्वरित यहाँ लिखो अगुणी निर्देश तंत्र। ये गुणी निर्देश तंत्र, दूसरा बताओ। तीसरा, न्यूटन सेकंड लॉ वैलिड है, न्यूटन का द्वितीय नियम मान्य, न्यूटन सेकंड लॉ वैलिड, इसमें इनवैलिड, मान्य नहीं, इसमें नहीं होता मान्य। मतलब कहने का ये है कि एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी होता है इसमें, इसमें एफ एक्सटर्नल इज नॉट इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी। मतलब कहने का ये है कि v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो p इज इक्वल टू एम वी होता है, वो भी जीरो, वो भी कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू जीरो, मतलब बराबर एफ जीरो, एफ मतलब एम ए बराबर जीरो, तो मतलब ए बराबर जीरो, इसीलिए इसको बोलते हैं अत्वरित निर्देश तंत्र। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे कर लो। सो इफ v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो एफ एक्सटर्नल इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड एम ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, सो ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसलिए इसको बोलते हैं त्वरित निर्देश तंत्र, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन होता है, क्योंकि यहाँ पे त्वरण होता है। ठीक, अगली बात लिखते हैं हम लोग। तो अगली बात ये है कि
एग्जाम्पल लिख लो। मोशन ऑफ बस, मोशन ऑफ अर्थ। इसमें नोट डाल लो। लिखो नोट, पहले यहाँ तक आ जाओ फिर नोट लिखो एक। लिख लिया क्या? लिखो, अजड़त्व निर्देश तंत्र में, लिखो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में न्यूटन का तृतीय नियम लागू हो सकता है। न्यूटन का तृतीय नियम लागू हो सकता है। न्यूटन का तृतीय नियम लागू हो सकता है यदि छद्म बल, छद्म बल मतलब सूडो फोर्सेस, छद्म बल जो एक्चुअली होते नहीं बट होते हुए प्रतीत होते हैं, या आभासी बल, यदि छद्म बल को काम में लिया जाए, यदि छद्म बल को काम में लिया जाए। हालांकि आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा मैं छद्म बल का, चिंता मत करना, ठीक है ना? समझ में आ जाएगा छद्म बल क्या होते हैं। रुको, मैंने आपको पहले भी बताया सूडो फोर्सेस छद्म बल मतलब कि ये फिजिकली प्रेजेंट नहीं होते हैं, वे किसी फिजिकल फोर्स के बराबर होते हैं, फिजिकल फोर्स के बराबर लगते हैं। लिखो, अब हेडिंग 2, जड़त्वीय निर्देश तंत्र। मैं आपको परिभाषा लिखाता हूँ जड़त्वीय निर्देश तंत्र। हेडिंग 2, जड़त्वीय निर्देश तंत्र। इसमें लिखो, ऐसा निर्देश तंत्र ऐसा निर्देश तंत्र जो जड़त्व के नियम का पालन करता है। ऐसा निर्देश तंत्र जो जड़त्व के नियम का पालन करता है जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। ऐसा निर्देश तंत्र जो जड़त्व के नियम का पालन करता है जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। फुल स्टॉप। वे सभी निर्देश तंत्र जो जड़त्व के निर्देश तंत्र के सापेक्ष स्थिर होते हैं। वे सभी निर्देश तंत्र वे सभी निर्देश तंत्र जो जड़त्व निर्देश तंत्र के सापेक्ष जो जड़त्व निर्देश तंत्र के सापेक्ष
स्थिर होते हैं या नियत वेग से गति करते हैं। स्थिर होते हैं या नियत वेग से गति करते हैं। जड़त्वीय निर्देश तंत्र होते हैं। अरे जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष अगर कोई दूसरा जड़त्वीय निर्देश तंत्र नियत वेग से गति करा तो वो भी जड़त्वीय निर्देश तंत्र होगा। नियत वेग से गति करते हैं, जड़त्वीय निर्देश तंत्र होते हैं। नियत वेग से गति करते हैं, जड़त्वीय निर्देश तंत्र होते हैं। समझना की बात, एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष अगर कोई दूसरा निर्देश तंत्र स्थिर अवस्था में गति कर रहा है तो ऑटोमेटिकली वो भी एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र ही होता है। आगे लिखो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, हेडिंग दो, इसकी डेफिनेशन लिखो। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र लिखो। ऐसा निर्देश तंत्र, ऐसा निर्देश तंत्र जो जड़त्व के नियम का पालन करता है, सॉरी पालन नहीं करता है। ऐसा निर्देश तंत्र जो जड़त्व के नियम का पालन नहीं करता है अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। फुल स्टॉप। इसमें लिखो आगे, किसी जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष, किसी जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष किसी जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष नियत त्वरण से गतिशील, नियत त्वरण से गतिशील घूर्णित अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, सॉरी घूर्णित निर्देश तंत्र, नियत त्वरण से गतिशील घूर्णित निर्देश तंत्र अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं। घूर्णित निर्देश तंत्र अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं। अब एक अच्छा दोबारा रिपीट करूँ, लिखो दोबारा लिखो। ऐसा निर्देश तंत्र जो जड़त्व के नियम का पालन नहीं करते हैं अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं। किसी जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष नियत त्वरण से गतिशील घूर्णित निर्देश तंत्र अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। वापस सुन लो, किसी जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष नियत त्वरण से गतिशील घूर्णित निर्देश तंत्र अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। अगली बात समझ में, अब आगे देखो। अब एक वर्ड आया इसमें, आभासी बल या छद्म बल, उसके बारे में समझो थोड़ा सा। हेडिंग दो,
आभासी बल या छद्म बल, स्यूडो फोर्सेस। आभासी बल या छद्म बल। आभासी बल या छद्म बल। यूनिट नंबर 3 के कितने सवाल हो रहे हैं? क्यों सौरभ? इसमें लिखो, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र को अजड़त्वीय निर्देश तंत्र को जड़त्वीय निर्देश तंत्र में परिवर्तित करने के लिए अजड़त्वीय निर्देश तंत्र को जड़त्वीय निर्देश तंत्र में परिवर्तित करने के लिए, अच्छा जल्दी करो यार, स्टार्ट करो। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र को जड़त्वीय निर्देश तंत्र में परिवर्तित करने के लिए, अर्थात कोई बात नहीं सोनिया, तुम्हारा तो मुझे पता है, तुम थोड़ा बिजी हो। मैं तो सौरभ से कह रहा था एक्चुअली। कोई नहीं, तुम लोग करो शुरू, वो सवाल करने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूनिट नंबर 3 के तुम जब सवाल करोगे तभी मैं उसकी आंसर की दूंगा, और फिर उसके बाद मैं उसके सॉल्यूशंस भी दूंगा मैं आपको, है ना। तो लिखो, जड़त्वीय निर्देश तंत्र को जड़त्व सॉरी क्या बोला मैंने, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र को जड़त्वीय निर्देश तंत्र में परिवर्तित करने के लिए, अर्थात जड़त्व के नियम का पालन करवाने के लिए, अर्थात जड़त्व के नियम का पालन करवाने के लिए अर्थात जड़त्व के नियम का पालन करवाने के लिए छद्म या आभासी बल प्रयोग में लाया जाता है। छद्म या आभासी बल प्रयोग में लाया जाता है। छद्म या आभासी बल प्रयोग में लाया जाता है। यह बल सदैव यह बल सदैव यह बल सदैव अजड़त्वीय तंत्र के बल के त्वरण यह बल सदैव अजड़त्वीय तंत्र के बल के त्वरण के विपरीत लगता है। यह बल सदैव अजड़त्वीय तंत्र के बल के त्वरण के विपरीत लगता है, एवं इसका परिमाण एवं इसका परिमाण अजड़त्वीय तंत्र के द्रव्यमान अजड़त्वीय तंत्र के द्रव्यमान
वह वस्तु के त्वरण के गुणन के बराबर होता है। वह वस्तु के वह वस्तु के त्वरण के गुणन के बराबर होता है। समझाते हैं इसको। अरे मतलब कोई वस्तु अगर मान लो कोई एक्सेलरेशन लगा रही है ए, उसके द्वारा लग रहा है बल एम ए, तो उसके विपरीत एक छदम बल अगर हमको देखना है तो वो उसके विपरीत लगता है, तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी? जस्ट जो एक्सेलरेशन उत्पन्न हो रहा है उसके जस्ट ऑपोजिट, मतलब नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगी एफ इज इक्वल टू माइनस एम ए। सूडो फोर्स की एग्जांपल मैं आपको दूंगा। एक्चुअली सूडो फोर्स का एग्जांपल है सबसे बढ़िया लिफ्ट का एग्जांपल। लिफ्ट में ये चीज समझ में आएगी। पहले लिख लो एफ इज इक्वल टू माइनस एम ए। पहले लिख लो एफ इज इक्वल टू माइनस एम ए। लिख लिया? आगे बात समझना। इसको समझने के लिए एक चीज नीचे लिखो। छद्म बल क्रिया प्रतिक्रिया का पालन नहीं करता। छद्म बल क्रिया प्रतिक्रिया का पालन नहीं करता। छद्म बल क्रिया प्रतिक्रिया का पालन नहीं करता। इसको समझने के लिए अब एक लिफ्ट का एग्जांपल हम लोग लेंगे। बट लिफ्ट के एग्जांपल लेने से पहले एक और चीज लिख लो, अविलंब प्रतिक्रिया। सॉरी, अविलंब प्रतिक्रिया, रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। अविलंब प्रतिक्रिया लिखो, नॉर्मल रिएक्शन। जब किसी वस्तु को एक सतह पर रखा जाता है, जब किसी वस्तु को एक सतह पर रखा जाता है, जब किसी वस्तु को एक सतह पर रखा जाता है, तो वह सतह उस वस्तु पर एक संपर्क बल आरोपित करती है। तो वह सतह उस वस्तु पर तो वह सतह उस वस्तु पर तो वह सतह उस वस्तु पर एक संपर्क बल आरोपित करती है, जो कि वस्तु की ओर होता है, जो कि वस्तु की ओर होता है। जो कि वस्तु की ओर होता है तथा सतह के लंबवत होता है। तथा सतह के लंबवत होता है।
इस बल को अभिलंब प्रतिक्रिया बल कहते हैं। इस बल को अभिलंब प्रतिक्रिया बल कहते हैं। समझाता है। जैसे मान लो कोई वस्तु है, वो यहाँ रखी हुई है, ये इसका द्रव्यमान m है, तो ये तो पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगता है, उसका वैल्यू, उसका भार होता है मतलब mg। बट ये संपर्क सूत्र होता है ना, वो इसके ऊपर एक प्रतिक्रिया बल लगाता है, नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन n हमेशा लगता है अगर वो किसी से संपर्क में है तो अगर वस्तु संपर्क में है किसी सतह से, तो उस पर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमेशा लगता है। मान लीजिए ये पूरा प्लेटफॉर्म मान लीजिए कि ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, मान लो। तो देखो एन और एम जी दोनों विपरीत दिशा में हैं, और एम जी भारी है क्योंकि एम जी वस्तु को नीचे लेके जा रहा है। तो एम जी एन की तुलना में भारी है, इसलिए वस्तु नीचे जा रही है। तो जो टोटल बल है एम जी माइनस एन होगा, और टोटल बल किसके बराबर रख देंगे, एम ए के बराबर। ये गति का समीकरण कहलाता है, सॉरी फोर्स इक्वेशन, बल समीकरण कहलाता है। तो जितने फोर्सेस लग रहे हैं सिस्टम में, उन सभी फोर्सेस को एम ए के बराबर रख देना, वही तुम्हारा बल समीकरण कहलाता है, फोर्स इक्वेशन कहलाती है। तो जैसे मान लो कोई वस्तु रखी हुई है किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, उस पर एम जी जो उसका फोर्स है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, नीचे उसका भार है, वो नीचे जा रहा है, और जो संपर्क क्षेत्र है वो उसको ऊपर ले जा रहा है, सॉरी नॉर्मल फोर्स लगा रहा है ऊपर की ओर। बट रिजल्टेंट वस्तु अगर नीचे जा रही है, इसका मतलब ये है कि एम जी भारी है, तो एम जी माइनस एन करना पड़ेगा। यही सिस्टम में अगर मैं उल्टा कर दूं, मान लीजिए कि एन तो खैर ऊपर लग रहा है संपर्क की वजह से, और एम जी नीचे लग रहा है, उसके भार की वजह से हमेशा एम जी नीचे लगता है। तो अगर वस्तु ऊपर जा रही है, इसका मतलब नॉर्मल भारी है, तो नॉर्मल भारी है तो फिर एन माइनस एम जी करना पड़ेगा, बराबर सारे फोर्सेस को एम ए के बराबर कर दीजिए। तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, बेसिकली सारे फोर्सेस को एम ए के बराबर कर दीजिए, तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, बल समीकरण कहलाएगा। ठीक है ना। तो चाहो तो लिख लो, अभिलंब प्रतिक्रिया बल ऊपर लगता है और गुरुत्वीय बल mg नीचे लगता है। अभिलंब प्रतिक्रिया बल ऊपर लगता है और गुरुत्वीय बल mg नीचे लगता है। अब इसमें एक लिफ्ट वाला एग्जांपल है, इसके बहुत सारे केसेस हैं एक्चुअली। लिफ्ट वाला एग्जांपल मैं सोच रहा हूँ कल पढ़ाऊँ इसको। ये लिफ्ट का एग्जांपल से आपको सूडो फोर्स समझ में आ जाएगा, बट लिफ्ट का एग्जांपल थोड़ा बड़ा है, इसलिए इसको कल ही पढ़ेंगे। एक काम करेंगे, लिफ्ट का एग्जांपल और कुछ गति के नियम भी कल पढ़ लेंगे हम लोग। गति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, फिर संवेग संरक्षण का नियम, फिर संवेग क्या होता है, फिर आवेग क्या होता है, आवेग संवेग संरक्षण, रॉकेट का प्रणोदन, रॉकेट चेक करना पड़ेगा अभी तो, कि रॉकेट उड़ रहा है नहीं उड़ रहा, चंद्रयान 3 की तरह। ये सब ठीक है, हम पढ़ेंगे, करेंगे इसको खत्म 2-3 दिन में ना। चलिए फिर मिलते हैं, कल ही करेंगे इस प्रश्न को। कौन सी डेफिनेशन बताओ मुझे, रिपीट कर दूँ। कहाँ अटक गए तुम बताओ। विच डेफिनेशन। अविलंब प्रतिक्रिया, ओके लिखो। जब किसी वस्तु को जब किसी वस्तु को जब किसी वस्तु को एक सतह पर रखा जाता है, जब किसी वस्तु को एक सतह पर रखा जाता है, तो वह सतह उस वस्तु पर एक संपर्क बल आरोपित करती है जो वस्तु की ओर होता है, तथा
सतह के लंबवत होता है, जो वस्तु की ओर होता है तथा सतह के लंबवत होता है, इस बल को अविलंब प्रतिक्रिया बल कहते हैं। अविलंब प्रतिक्रिया बल ऊपर की ओर लगता है जबकि गुरुत्वीय बल नीचे की ओर। लिख लिया? ओके, फिर कल मिलते हैं। तुम लोग सवाल करते रहो लगातार, बार बार।